हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए ये सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। जितना हो सके आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर का लगाते जाइए, क्योंकि सीटेट एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, बहुत कम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ बेस पे ये पेपर होता है, तो जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा और आपका ही स्कोर जो है अच्छा खासा होगा, यानी 100 प्लस जो है आपका स्कोर आएगा। तो चलिए इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि जो विद्यार्थी विकलांगता यानी अक्षमता से जूझते हैं उन विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करती है, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी की, या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थियों की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केवल फर्स्ट सही है, उसके बाद सेकंड है केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड है केवल फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यानी कि ये चारों सही हैं। तो देखिए कि समावेशी शिक्षा जो है तो इन सभी की ज़रूरतों को पूरा करती है, यानी कि जो विद्यार्थी विकलांगता और अक्षमता से जूझते हैं उन विद्यार्थियों की ज़रूरतों को भी पूरा करती है, और भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को भी पूरा करती है, तथा वे विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न हैं उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करती है, तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थियों की भी ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेर बदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ पे कि विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना और जोड़ देना और उनमें फेर बदल कर देना। तो पहला वाला ऑप्शन है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रमस्तिष्क पक्षाघात से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा पठन वैकल्प से संबंधित है, या स्वालीनता से संबंधित है, या फिर गतिमान अक्षमता से संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ पे कि विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेर बदल कर देना, तो ये जो है सापेक्ष रूप से संबंधित है पठन वैकल्प से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए कि पठन वैकल्प, तो पठन वैकल्प जो है ये डिसलेक्सिया यानी कि एक अधिगम अक्षमता है। क्या है? तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जिसको हम कहते हैं अधिगम अक्षमता, जिसमें पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को गलत तरीके से बदलना, जोड़ना या हटाना शामिल होता है। अब डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्सर शब्दों को उलट पुलट कर पढ़ते हैं। जैसे वे बच्चे जो होते हैं तो वाज को सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सा। और डाग को गॉड पढ़ते हैं। डाग को ऐसे बच्चे तो गॉड पढ़ते हैं। ठीक है। तो यह समस्या ध्वनि प्रसंस्करण में कमी के कारण होती है और इसमें शब्दों को विकूटित करने और वर्तनी में कठिनाई आती है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेर बदल कर देना, तो ये जो है मुख्य रूप से संबंधित है पठन वैकल्प यानी कि डिसलेक्सिया से। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन।
इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है। तो स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किसे प्रभावित करती है। तो पहला वाला ऑप्शन है सामाजिक और संप्रेषण कौशल को प्रभावित करती है, या नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दृष्टि को, या एकाग्रता की क्षमता को, या ऑप्शन नंबर 4 है शारीरिक समन्वय को। तो देखिए स्वालीनता जो कि एक ऑटिज्म यानी कि एक तंत्रिका संबंधी विकार होता है, तंत्रिका संबंधी विकासात्मक विकार होता है जो व्यक्ति के सामाजिक संपर्क और संप्रेषण को सबसे अधिक प्रभावित करता है। सो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें क्या होता है कि स्वालीनता से पीड़ित बच्चे जो होते हैं या व्यक्ति जो होते हैं तो उनको सामाजिक संबंध बनाने में या सामाजिक संबंध बनाए रखने में कठिनाई होती है। स्वालीनता से विकार जो व्यक्ति होते हैं तो उनको सामाजिक संबंध बनाए रखने में कठिनाई होती है और वे चेहरे के जैसे भाव, आँखों का संपर्क और शारीरिक भाषा जैसे अशाब्दिक संकेतों को समझने में असक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तो वो इशारा नहीं समझ पाते हैं या बहुत कम समझ पाते हैं। तो स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे प्रभावित करती है। तो ये करती है सामाजिक और संप्रेषण कौशल को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि उन्हें कभी भी अधिगम की आवश्यकता नहीं हो सकती। तो भैया जब पढ़ेंगे ही नहीं तो चाहे जितना प्रतिभाशाली रहेंगे उनको कहाँ कुछ आएगा। देखिए उन्हें कभी भी अधिगम की आवश्यकता नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला वाला ऑप्शन कि उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है। तो जब प्रतिभाशाली बच्चों में कहा जा रहा है कि उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए कि जो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं, वो जो है तो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन को दर्शाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च बौद्धिक या सृजनात्मक क्षमता रखने वाले होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं तो उच्च बौद्धिक और सृजनात्मकता क्षमता रखने वाले होते हैं और आमतौर पर अपने विचारों को स्पष्ट और विस्तार से व्यक्त करते हैं ऐसे विद्यार्थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 की वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में अधिगम अशक्तता हो सकती है परंतु वे अपनी क्षमताओं से उसे छिपा लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो हैं तो अपनी क्षमताओं से अधिगम अशक्तता को छिपा लेते हैं और उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता एक ही चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोणों से सोचना पाई जाती है, कमी नहीं पाई जाती है। अब देखिए थर्ड में कहा जा रहा है कि उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है। तो उनमें जिज्ञासा की भावना क्षीण नहीं होती है, उनमें जिज्ञासा की भावना जो होती है तो बहुत प्रबल होती है, ना कि क्षीण होती है। सो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों को सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। तो श्रवण बाधित यानी जिनको सुनाई नहीं पड़ता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति होगी जो सबसे सहायक होगी। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा कि चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के दिखाना, ये पद्धति सबसे सहायक होगी। या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना,
या फिर संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, या अगला वाला ऑप्शन यानी फोर्थ वाला ऑप्शन है कि जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। तो श्रवण बाधिता यानी कि जो विद्यार्थी बोली गई भाषा सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए मौखिक संप्रेषण को दृश्य माध्यमों से पूरा करना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना आवश्यक होता है। अब देखिए ए में कहा जा रहा है कि चलचित्र और वीडियो के बिना उपशीर्षकों को दिखाना। तो देखिएगा यहाँ पे कि बिना उपशीर्षक के चलचित्र या वीडियो दिखाने से कुछ समझ नहीं पाएंगे, यानी ऐसे विद्यार्थी जो हैं तो बिना उपशीर्षक के चलचित्र या वीडियो दिखाने से कुछ समझ नहीं पाएंगे और यह सहायक नहीं है। अब बी में देखिएगा कि बी में कहा जा रहा है कि मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना। तो मूल्यांकन में केवल मौखिक रूप पर जोर देना उनके लिए अनुचित है, क्योंकि वे अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। और देखिएगा डी में कहा जा रहा है कि जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो देखिए जब हम अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे तो यह भी अनुपयुक्त है, क्योंकि सुनने में असमर्थ होने पर वे व्याख्यान का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि मौखिक संप्रेषण को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना सबसे प्रभावी पद्धति है जो उनके लिए सफल समावेशन में सहायक होगी। सो करेक्ट आंसर देखिएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चे डांट डांट से डांट डांट की ओर सीखते हैं। तो बच्चे अमूर्त से मूर्त की ओर सीखते हैं, या बच्चे सांकेतिक से चित्रात्मक की ओर सीखते हैं, या बच्चे विशिष्ट से सामान्य की ओर सीखते हैं, या बच्चे सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि बच्चे जो हैं तो बच्चे सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया जो है तो सबसे पहले सरल और ठोस अवधारणाओं को समझते हैं, फिर धीरे धीरे जटिल और अमूर्त विचारों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि जो शुरुआत में बच्चे होते हैं तो मूर्त और आसान चीज़ों से सीखना शुरू करते हैं, इसके बाद वे अधिक कठिन और अमूर्त अवधारणाओं को समझने लगते हैं। तो बच्चे कहाँ से कब तक शुरू करते हैं सीखना? तो बच्चे देखिए सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्राक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी। ऐसी कौन सी युक्ति जो कि अधिगम जानकारी के प्राक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी। तो पहला वाला ऑप्शन है अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, या सेकंड है कि स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि उदाहरण सृजन करना, तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो नहीं पूछा जा रहा है आपसे, नहीं के लिए आपको नहीं ही ढूंढना पड़ेगा, निगेटिव ही ढूंढना पड़ेगा कि निम्न में से कौन सी अधिगम युक्त जानकारी के प्राक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी। तो देखिए कि अधिगम युक्त जानकारी के प्राक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी तो निष्क्रिय अनुवाचन करना ये प्रभावशाली नहीं होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब अधिगम के लिए जानकारी के सक्रिय प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, ना कि निष्क्रिय अनुवाचन की। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अभिकथन ए कह रहा है
कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो पहला विकल्प है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए और आर दोनों गलत है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखिए कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। तो बिल्कुल करनी चाहिए। किसी संप्रत्यय को जब अध्यापक पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका ए ही सही है और आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, ये है ऑप्शन नंबर थर्ड में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में डाट डाट चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। यानी कि किस चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है राधिका? तो पहला वाला ऑप्शन है अपसारी, सेकंड है अभिसारी, ऑप्शन नंबर थर्ड है बाह्य रूप से अनुकूलित, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है अतार्किक। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। कौन से चिंतन? तो अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का देखिए अर्थ होता है कि किसी समस्या के कई समाधान करना, यानी किसी स्थिति के अनेक दृष्टिकोण खोजना। इस चिंतन को हम कहते हैं अपसारी चिंतन। सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डाट डाट के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें किस इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला है कि अनुक्रिया समुच्चय के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, या अगला वाला ऑप्शन है प्रयत्न त्रुटि विधि के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, या नेक्स्ट है अनुरूपक चिंतन, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कंठस्थीकरण। तो देखिएगा यहाँ पे कि अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें अनुरूपक चिंतन, किसके लिए? तो अनुरूपक चिंतन के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे कि अनुरूपक चिंतन से छात्र किसी एक क्षेत्र के ज्ञान को दूसरी स्थिति में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल उत्पन्न होता है या विकसित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को पूछा जा रहा है, क्या कहा जाता है? पहला वाला ऑप्शन है कंठस्थीकरण कहा जाता है, या फिर नेक्स्ट है
विस्मरण कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर 4 है चयनात्मक ध्यान कहा जाता है, या परासंज्ञान कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने और प्रतिबिंब करने तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को परासंज्ञान कहा जाता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब परासंज्ञान का मतलब होता है स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं को देखने, उन पर विचार करने और उन्हें बदलने की क्षमता को हम कहते हैं परासंज्ञान। अब यह क्षमता व्यक्ति को अपने सोचने, सीखने और समस्या सुलझाने के तरीके के प्रति जागरूक बनाती है और इसमें अपने चिंतन रणनीतियों का मूल्यांकन, निगरानी और आवश्यकता अनुसार समायोजन भी शामिल होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कि जानकारी प्राक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण। तो जानकारी प्राक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, या भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं, या नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं, या ऑप्शन नंबर 4 है कि सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि जानकारी प्राक्रमण कौशल जैसे कि अनुसरण, तो ये भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं। अब भावनाएं जानकारी प्राक्रमण कौशल जैसे कि अनुसरण को गहराई से प्रभावित करती हैं। सो करेक्ट आंसर को इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए कि डांट डांट के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो किसके लिए सीखना बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? जानने की उत्सुकता की पूर्ति के लिए, या संप्रत्यय को समझने के लिए, या दोस्तों के बीच लोकप्रियता को पाने के लिए, या संदेहों को दूर करने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डांट डांट के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो देखिए बाह्य अभिप्रेरणा का अर्थ होता है बाहरी पुरस्कार। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? बाहरी पुरस्कार या सामाजिक मान्यता के लिए सीखना। तो यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डांट डांट के लिए सीखना बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। तो दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए सीखना बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा यहाँ पे कि बाह्य प्रेरणा व्यक्ति में बाहरी लाभ जैसे कि प्रशंसा या लोकप्रियता पाने के लिए कार्य करता है। अब दोस्तों के बीच लोकप्रियता प्राप्त करना एक बाहरी प्रोत्साहन है, इसलिए यह बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। अब देखिएगा और ऑप्शन जो दिए गए हैं कि जानने की उत्सुकता की पूर्ति, संप्रत्यय को समझने और संदेहों को दूर करने। तो ये है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण, तो दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना, ये है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, तब अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है। या अगला है कि शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो। या ऑप्शन नंबर 4 है कि अधिगम को ज्ञान सर्जन के अवसर ना दिया जाए। तो देखिएगा यहाँ पे कि अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर, तो देखिएगा यहाँ पे कि अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। विषय वस्तु जो है तो विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, विद्यार्थियों के जीवन और अनुभव से जुड़ा हो, तब जो है अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ देखिए कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंध होने पर
उसे अपने जीवन से जोड़कर समझते हैं और इससे उनकी सहभागिता और प्रेरणा बढ़ती है, जिससे गहन और सार्थक अधिगम होता है। तभी अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। तो पहला है कि योग्यता का वार्षिक मत, सेकंड है आसपास में विकर्षण, ऑप्शन नंबर थर्ड है भाषा से अनभिज्ञता तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। तो अधिगम को सुसाधित करने वाला कारक है योग्यता का वार्षिक मत। अब देखिए, योग्यता का वार्षिक मत यह विश्वास है कि प्रयास और अभ्यास से योग्यता बढ़ाई जाती है या बढ़ाई जा सकती है। किससे? तो प्रयास और अभ्यास से योग्यता को बढ़ाई जा सकती है और यह मानसिक अधिगम को प्रोत्साहित करती है। जब देखिएगा यहाँ पे कि जब छात्र मानते हैं कि मेहनत से बेहतर बन सकते हैं, यानी आप जितना हो सके प्रैक्टिस से बेहतर बन सकते हैं, तो चुनौतियों का सामना करने और लगातार सीखने के लिए प्रेरित होने लगते हैं और यह दृष्टिकोण अधिगम में सुधार करता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। तो अधिगम को सुसाधित करने वाला कारक है योग्यता का वार्षिक मत। बाकी सारे ऑप्शन निगेटिव हैं, ठीक है। आसपास में विकर्षण, भाषा में अनभिज्ञता और तंत्रिका संबंधी न्यूनता, ये तीनों ऑप्शन निगेटिव हैं। आपका पॉजिटिव ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।